सोलो लेवलिंग सीजन 4 एपिसोड 1 के पार्ट 1 में हमने देखा था कि जो चेयरमैन होता है उसे मारने के लिए फ्रोस्ट मार्च आया होता है और उनके दरमियान भाई बहुत खतरनाक फाइट होती है। लेकिन भाई बदकिस्मती से जो फ्रोस्ट मार्च होता है वो चेयरमैन पे भारी पड़ता है और उन्हें मार डालता है ना। जब जिन्वो को ना इसके बारे में पता चलता है तो वो अपने शैडो चेन से वहाँ आता है और भाई फ्रोस्ट मार्च को कोना गले से पकड़ लेता है। और लेकिन अब तो भाई बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसने ना चेयरमैन को मार डाला था। लेकिन जो हमारा जो जिन्वो होता है ना वो भाई फ्रोस्ट मार्च को मारने के ना पूरे मूड में होते हैं। लेकिन भाई फ्रोस्ट मार्च की किस्मत इतनी अच्छी होती है कि वो भाग जाता है ना। तो सीजन 4 एपिसोड 1 की पार्ट 2 में हम देखेंगे कि जिन्वो ना फ्रोस्ट मार्च से चेयरमैन का बदला ले पाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर हम जिन्वो को देखते हैं जो भाई चेयरमैन की मौत पर ना बहुत ज्यादा ना गमगीन था ना। और फिर उसी दौरान बारिश भी होने लग जाती है। और फिर हम अगले सीन में हम देखते हैं कि जो चेयरमैन होता है उसका भाई फ्यूनरल हो रहा होता है और इसमें भाई जिन्वो भी था। भाई जिन्वो के साथ ना जिनचुल भी था जो भाई चेयरमैन की मौत पर ना फूट फूट कर रो रहा था क्योंकि वो जिनचुल होता ना वो चेयरमैन के साथ ही होता था ना। अगले सीन में हमने काली गुफा देते हैं भाई जिसमें ना सारे के सारे मोनार्च जो होते हैं ना वो एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर भाई फ्रोजन मोनार्च भी होता है जो बाकी सब मोनार्च से कह रहा होता है कि तुम सब ने तो कहा था कि इस दुनिया में कोई ऐसा वेसल भी नहीं है जो शैडो मोनार्च की भाई पावर को कंटेन कर सके। फिर आखिर उस इंसान ने भाई कैसे कर ली शैडो मोनार्च की भाई पावर को गेन। भाई इसी वजह से हम अपने ड्रैगन मोनार्च को भी नहीं ला पा रहे क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा भाई वेसल ही नहीं है जो ड्रैगन मोनार्च की पावर को कंटेन भी कर सके। फ्रोस्ट मोनार्च कहते हैं कि शैडो मोनार्च में बहुत ज्यादा ताकतवर है और उससे हम सबको खतरा है। तो भाई हम सबको मिलकर उससे मुकाबला करना चाहिए। वहाँ पर एक और मोनार्च भी होता है भाई ये मुझे ना अक्लमंद लगा। वो कह रहा था कि ना जो शैडो मोनार्च है भाई उससे भाई पंगा लेना अपनी मौत को दावा देने के बराबर है क्योंकि वो हम सब क्योंकि जो शैडो मोनार्च है ना वो 9 मोनार्च में से सबसे ज्यादा ताकतवर है भाई उससे कोई भिड़ नहीं सकता। और वो मोनार्च कहता है कि हमें अपने ड्रैगन की यानी कि मोनार्च ऑफ डिस्ट्रक्शन के आने का ना वेट करना चाहिए और फिर हम उससे भिड़ सकते हैं वरना भाई हमारी मौत कन्फर्म है। लेकिन भाई फ्रोस्ट मोनार्च को ये बात ना मंजूर नहीं होती। वो कहते हैं कि हम सब भी तो मोनार्च है और ये मौका ना वीआईपी मौका है। हम उससे यानी कि वो ह्यूमन फॉर्म में है हम उसको आसानी से पेल सकते हैं। भाई वो फ्रोस्ट मोनार्च ये सब सोच रहा होता है। तो फ्रोस्ट मोनार्च ने ये सब बातें सुनकर ना एक मोनार्च जिसका नाम होता है मोनार्च ऑफ आयरनवुड वो ये कह रहा होता है कि ना मुझे ना इन सब में नहीं पड़ना। एक और मोनार्च तो वो भी कहते हैं कि ना मुझे भाई इतनी जल्दी मरने का ना शौक नहीं है और ये दोनों ना वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम बेस्ट मोनार्च को देख रहे हैं जो कह रहा होता है कि सारे के सारे कायर है और ये कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो जो शैडो मोनार्च है अभी तक अपने ह्यूमन फॉर्म में है। तो फ्रोस्ट मोनार्च कहता है कि शैडो मोनार्च ने अपने डैगर में एक पॉइजन लगाया हुआ था और अगर इसकी जगह असली शैडो मोनार्च होता तो वो ऐसा कभी भी ना करता। तो फ्रोस्ट मोनार्च की ये बातें सुनकर एक और मोनार्च ना फ्रोस्ट मोनार्च से एग्री कर लेती है और वे कहती है कि अगर असली शैडो मोनार्च होता तो वो ऐसे ट्रिक्स ना कभी भी ना करता। तो ये लड़की भी भाई एग्री कर लेती। तो फिर हम देखते हैं कि दोनों मोनार्च जिन्हों से लड़ने के लिए भाई तैयार हो जाते हैं और इसके बाद ना हमने कमेटी का सीन देते हैं और जो चेयरमैन है भाई उसको मरे हुए ना 1 हफ्ता हो गया था और ये अब सोच रहे थे कि जो अगले चेयरमैन है वो किसको बनाए। तो ये सब लोग अपनी अपनी भाई राय दे रहे थे। कोई कह रहा था कि एस रैंक हंटर को बनाना चाहिए कोई कह रहा था ए रैंक हंटर को बनाना चाहिए। तभी उन्हीं में से एक बंदा बोलता है कि जिनचुल को ना चेयरमैन बनाना चाहिए। जिनचुल ना चेयरमैन के साथ ना बहुत ज्यादा करीब था और वो भाई चेयरमैन के काम को अच्छी तरह भी जानता है यानी कि जिनचुल को चेयरमैन के कामों का भाई बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन हम जिनचुल को देखते हैं कि जो ना एग्री नहीं कर रहा था लेकिन जो दूसरे लोग थे ना वो भाई इसको ना किसी तरह मना ही लेते हैं ना चेयरमैन बनने के लिए। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है थॉमस एंड्रयू और उसकी भाई मैनेजर पर जो अपनी ऑफिस के नीचे वाली बेस में आई हुए होते हैं और उसकी मैनेजर कह रहा है कि आप ना सच में वो वाला गिफ्ट देने वाले हैं जिन्वो को। एक्चुअली बात ये थी कि जो थॉमस एंड्रयू ने जिन्वो से लास्ट टाइम पिटाई खाई थी ना तो इसके बाद उस थॉमस एंड्रयू ने जिन्वो से कहा था कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो हम साथ में डिनर भी करेंगे। और इसने ना भाई जिन्वो से पूछा होता कि तुम्हें कोई गिफ्ट चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें ना गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो इस पर जिन्वो कहता कि मुझे ना डैगर चाहिए। तो इसी वजह से जो थॉमस होता है ना वो जिन्वो को एक बहुत ज्यादा रेयर डैगर देने वाला था जो भाई पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही था। उसकी जो मैनेजर होती है वो थॉमस एंड्रयू से बार बार बोल रही होती है कि ये बहुत ज्यादा ना रेयर आइटम है ये आपको नहीं देना चाहिए। लेकिन जो थॉमस एंड्रयू वो कहाँ सुनने वाला था वो कह रहा था कि रेयर है तो मैं इसलिए दे रहा हूँ वैसे भी मैं डैगर इस्तेमाल नहीं करता और अगर पड़ी रहेगी तो काम का बेकार ही चाहिए ना कि इससे अच्छा है किसी को दे देना चाहिए। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि जो आज गिल्ड होती है जिन्वो की गिल्ड भाई उसके ऑफिस के बाहर भाई रिपोर्टर्स की भीड़ लगी हुई थी क्योंकि वहाँ पर ना थॉमस एंड्रयू आया हुआ था भाई और उसके साथ साथ ना एक एस रैंक हंटर भी आया होता है जर्मनी से ना। ये ना जिन्वो से मिलने आए होते ना ये जिन्वो से ना किसी इंपॉर्टेंट मामले में बात करने आया हुआ था। लेकिन यहाँ पर ना जिन्वो तो था ही नहीं। जिन्वो की हालत यार पे बहुत खराब थी क्योंकि वो सब ना जिन्वो को ना 2 घंटे से काले कर रहे थे लेकिन भाई जिन्वो तो काल उठा ही नहीं रहा था और थॉमस एंड्रयू रिपोर्टर ना भाई 2 घंटे से जिन्वो का वेट कर रहे थे। जिन्वो को भाई बार बार कॉल सुनाने की कोशिश करता लेकिन भाई जिन्वो का फोन ना बिजी था। लेकिन इतने में हम देखते कि जिन्वो ऑफिस में आ जाता है। तो जिन्वो को देखकर ना जिन्वो और बाकी सब ना भाई रो देते हैं यानी कि खुशी के आंसू रो देते हैं कि तुम यार फाइनली आ ही गए। और जो जिन्वो होते हैं ना
वो जिन्वो से पूछता है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे। तो जिन्वो कहता है कि मैं एक इंपॉर्टेंट काम में भाई बिजी था इसलिए नहीं उठा पाया। तो जिन्वो कहता है कि तुम ना मुझे किसी दिन मरवा के रहोगे। तो फिर जिन्वो से पूछता है कि भाई तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों। तो इसमें ना जिन्वो कहता है कि ना आजकल ना हमारे सिटी में बहुत ज्यादा डंजन गेट्स खुलने लगे हैं भाई, किसी ना किसी को तो उनको क्लियर करना ही होगा। तो इसके बाद जो जिन्वो होता है वो थॉमस एंड्रयू से मिलता है और भाई पूछता है हाँ भाई कैसे आना हुआ। तो इस पर भाई थॉमस कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था जब मेरा हाथ हील हो जाएगा तो हम बैठकर डिनर करेंगे और एक मैं तुम्हें गिफ्ट भी देना चाहता हूँ। जिन्वो कहता है कि गिफ्ट दे दो, लेकिन थॉमस कहता है कि भाई वो जो गिफ्ट है ना वो भाई टॉप सीक्रेट हथियार है, वो मैं ऐसे यार भीड़ में कैसे दे सकता हूँ, हमें ना किसी कंफर्टेबल प्लेस में जाकर मैं तुम्हें दूंगा ना आराम से। तो यहाँ पर भाई जिन्वो भाई सोच रहा होता है कि क्या देने की सोच रहा है, कोई एटम बम तो खैर नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जर्मनी वाला एस रैंक हंटर होता है वो भी बोल पड़ता है, कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे भी जिन्वो हंटर से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करती है। तो भाई जो थॉमस एंड्रयू होता है ना वो इसको मना कर देता है, लेकिन वो जो हंटर होता है कि मैं कहता है कि मैं भी 2 घंटे से जिन्वो का वेट कर रहा हूँ, मुझे भी इससे मिलना है। लेकिन भाई जो हमारा थॉमस एंड्रयू होता है वो उस हंटर को भाई आंखें दिखाने लग जाता है, कहता है कि हमें ना टॉप सीक्रेट बारे में एक बात करनी है तो तुम हमारे साथ नहीं चल सकते। तो बेचारा जर्मनी वाला भी थॉमस के आगे क्या ही कर सकता था। इसके बाद हम थॉमस और एंड्रयू को एक होटल में देखते हैं जहाँ वो डिनर कर रहे होते हैं। तो थॉमस कहता है कि मैं इस ना मूवमेंट का कितने समय से वेट कर रहा था, और वो जो थॉमस होता है ना वो जिन्वो को ना उसका गिफ्ट दे देता है बगैर भाई टाइम वेस्ट किए। तो जब जिन्वो उसको खोल के देखता है तो यहाँ पर भाई जो डैगर्स होते हैं वो भी कामिस के होते हैं, कामिस के रिमेन्स के। तो यहाँ पर जो हमारे पास ना जो थॉमस एंड्रयू होता है, जब उसने कामिस को जब हरा दिया था तो उसके जो बड़े दांत थे ना उसी से भाई ये जो डैगर्स है ना वो बने थे ना, और ये जो डैगर्स है ना बहुत ज़्यादा भाई खतरनाक है। जब भाई जिन्वो इनको उठाता है तो इनके भाई स्टेट्स को भी देख सकता था। तो देखते कि इन डैगर्स का जो डायमीटर है ना 1500 है, 1500। इससे पहले जो जिन्वो डैगर्स इस्तेमाल करता था वो भाई वो डीमन किंग के थे ना, लेकिन भाई कामिस वाले के सामने ये डैगर तो भाई कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं। जो ये डीमन किंग का जो डैगर्स है ना उसको जो डैमेज है सिर्फ 220 है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। तो जब जिन्वो कामिस वाले डैगर्स उठाता है तो भाई वो ना जिन्वो की एनर्जी के साथ ना मैच कर लेता है, जो उसको ना और ज्यादा डेडली बना देते हैं। भाई जिन्वो भी थॉमस के इस डैगर से ना भाई इंप्रेस हो चुका था और वो थॉमस से पूछता है यार क्या मैं वाकई में इसको फ्री में रख लूं। तो थॉमस कहता है फ्री में थोड़ना है, उस दिन यार तूने मेरी भी जान बच की थी, मेरी भाई गिल्ड वालों की जान भी बच दी थी ना, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। तो भाई जब बातें कर रहे थे तो जिन्वो और थॉमस को ना एक एनर्जी फील होती है ना, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जब वो बाहर आकर देखते हैं तो बाहर की साइड पे कुछ ऐसी चीज होती है जिससे भाई दोनों हैरान हो जाते हैं, और जो थॉमस होता है ना उसके चेहरे पे भाई लिटरली 12 बज जाते हैं, क्योंकि ये ना कोरिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा डंजन खुला था ना। इससे पहले जो सबसे बड़ा डंजन खुला था ना उससे ना कामिस आया था, लेकिन ये तो भाई उससे बहुत बड़ा है, यानी कि इस डंजन में से ना कामिस से ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स आने वाले हैं ये। लेकिन भाई जो कोरिया के अवाम होती है इन सब से बेखबर नीचे भाई फोटो और वीडियो बना रही होती है। तो यहाँ पर हम अमेरिका का सीन भी देखते हैं, जो ये कह रहे होते हैं कि जो कोरिया के आसमान में ना काफी दिनों से ना बहुत ज्यादा हाई एनर्जी डिटेक्ट हो रही थी, लेकिन ये खुद भी परेशान है कि भाई इतनी हाई लेवल की एनर्जी, इतना बड़ा डंजन। तो यहाँ से ना भाई जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो भी भाई SS रैंक यानी कि बहुत खतरनाक निकलने वाले हैं। तो यहाँ पर वो सब बहस कर रहे थे इनसे ना कैसे निपटा जाए। तो दूसरी साइड पर हम जिन्वो को देते हैं जो काइजल पर सवार होकर ना उस गेट के करीब जाता है और उसमें इंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन भाई जो जिन्वो था ना वो उस गेट में इंटर नहीं कर पाता। तो ये जिन्वो भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि ऐसे पहला गेट है कि जिसमें ना वो खुद इंटर नहीं कर पा रहा। अगर ये कोई मामूली सा बैरियर होता ना वो उसको ना आसानी से तोड़ देता, लेकिन जो बैरियर था ना बहुत ज़्यादा सख्त था और भाई जिन्वो भी उसको तोड़ नहीं पा रहा था। भाई आप समझ रहे हो कितने हाई लेवल के वहाँ पर ना मॉन्स्टर है, और जिन्वो सोचता है कि ये जो डंजन है बहुत अलग है और कहीं इसके मॉन्स्टर भी तो अलग नहीं। तो इससे में ना जिन्वो का फोन रिंग कर लेता है। जब वो उठाता है तो वहाँ पर ना जिंगचुल होता है। जिन्वो से पूछता है कि तुमने वो क्या जो मैंने कहा था। तो यहाँ पर जिंगचुल कहता है कि हाँ मैंने ना हंटर एसोसिएशन को ना सैटेलाइट से चेक करने के लिए बोला था, और उन्होंने कहा कि कहीं और जगह ऐसा गेट नहीं खुला, सिर्फ कोरिया में ऐसा गेट खुला है। और फिर हम हंटर एसोसिएशन की ना ट्रेनिंग वाली जगह पर देखते हैं जहाँ पर जो जिन्वो बैरो के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है कि जब भी जैसे भी डंजन से जो भी मॉन्स्टर निकले तो हमारा जिन्वो उनकी चटनी बनाने के लिए भाई तैयार। हालांकि जो जिन्वो होता है बहुत ज्यादा ओवर पावर होता है और जो बैरगो होता है उसके सामने भाई टिक ही नहीं पा रहा होता है। हालांकि जो बैरगो होता है ना वो एक कमांडर रैंक का एक समझो कि एक सोल्जर होता है और भाई वो जिन्वो के सामने भाई टिक नहीं पा रहा होता। बैरगो ना जिन्वो ना फुटबॉल की तरह धो रहा था और पूरा ग्राउंड भाई टूट फूट जाता है ना। तो यहाँ पर जो जिंगचुल होता है ना वो भी भाई जिन्वो से फोन करता है कि ये तुमने ट्रेनिंग ग्राउंड का क्या किया। तो यहाँ पर जो जिन्वो होता है ना भाई वो आराम से कह रहा होता है कि मेरे पास 300 एंड सोल्जर है, मैं इसे भाई रिपेयर करवा दूंगा। इसके बाद हम थॉमस एंड्रयू को देखते हैं जिसकी भाई मैनेजर होते हैं वो थॉमस एंड्रयू से कह रहे होते हैं कि जो
हंटर एसोसिएशन वाले ना वो आपको बुला रहे हैं कि जल्द से जल्द आप अमेरिका ना वापस आओ। और फिर उसकी मैनेजर बताते हैं कि हंटर एसोसिएशन वालों को ये फिक्र है कि आप लुढ़क ना जाए, मर ना जाए। तो यहाँ पर थॉमस एंड्रयू कहते हैं कि जो हंटर जिन्हू का जो कंट्री है उससे ज्यादा कोई कंट्री सेफ हो सकता है, और तुम फिक्र मत करो, मैं देखना चाहता हूँ कि जब ये डंजन खुलेगा तो यहाँ पर हिस्ट्री का खात्मा होगा, एक नई हिस्ट्री लिखी जाएगी। तो यहाँ पर हम जिन्हू को देते हैं जो यहाँ पर मस्त बैठा होता है। जिन्हू यहाँ पर भी जो चेयरमैन का जो कातिल था फ्रोस्ट नार्च उसको भाई सेंस करने की ट्राई करता है, लेकिन वो भाई सेंस नहीं होता। तो भाई जिन्हू कहता है कि इस वाले मैटर को छोड़कर डेंजर वाले मामले को ना देखना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा ना इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम देखते हैं कि जो जिन्हू होता है उसे खुद अपने आप ना डाउट हो रहा है कि वो इस डंजन को क्लियर कर पाएगा कि नहीं। तो फिर वो अपना फोन निकाल कर ना अपने फैमिली मेंबर्स को ना देखने लग जाता है। तो उसको ना भाई हंटर चा का नंबर मिलता है, तो फिर वो उसको भाई फोन मिला लेता है। फिर जिन्हों को कोई और नंबर नहीं मिले, हंटर चा का नंबर मिला है और उसको वो बुला भी लेता है और वो उसको ना एक पार्क में लेके आ जाता है ना। पार्क में जो मौजूद लोग होते हैं वो जिन्हों को देखने लग जाते हैं क्योंकि जिन्हों यार एक सेलिब्रिटी है, आपको पता तो है। तो यहाँ पर जो जिन्हों होता है ना वो देखते हैं कि इतनी पैनिक सिचुएशन में इतनी ज्यादा भीड़ जिन्हों ने यार इमेजिन भी नहीं किया था, और वो सब ये समझने लगते हैं कि ये जो लड़की है ना ये भाई जिन्हों की गर्लफ्रेंड है। हंटर चा भी ये सुनकर शाय करने लगती है और वो जिन्हों से पूछते हैं कि तुम्हें ऐसी प्लेस पे आने का यानी कि शौक है क्या। तो यहाँ पर जिन्हों कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ना जिंदगी में इस वाली प्लेस पर एक मर्तबा आना था और इस सिचुएशन को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि फ्यूचर में मैं इस जगह पर दोबारा आ सकूंगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही अपनी ख्वाहिश को पूरी कर ली जाए, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ही क्यों आना था। तो इस पर जिन्हू कहता है कि तुम ही तो मेरी एक लौती दोस्त हो। तो ये सुनकर जो चाह होती है वो भाई कंफ्यूज हो जाती है। तो इस पर जिन्हू कहता है कि तुमने तो मुझे कहा था डबल डंजन वाले टेंपल पर कि तुम मेरे एक लौते दोस्त हो। तो ये सुनकर जो चाह होती है वो भी भाई शर्माने लग जाती है, शाय करने लग जाती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन्हू से ना जो फोटो खिंचवाने के लोग भाई पागल हो रहे थे और जिन्हू के शैडो सोल्जर्स को भाई उन्हें रोकना पड़ता है, भाई इतने वो पागल हो रहे थे यार जिन्हू से एक फोटो खिंचवाने के लिए। इसके बाद हम चार जिन्हू को ना रोलर कोस्टर एंजॉय करते हुए देखते हैं। भाई रोलिंग कोस्टर के बाद ये भूतिया खाने आ जाते हैं, लेकिन भाई हमारे जिन्हू को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद भाई वो दोनों डिनर करते हैं। तो यहाँ पर जो जिन्हू होता है वो चाह से पूछता है क्या तुम मेरे साथ बोर तो नहीं हो रही, या क्या तुम्हें मेरे साथ मजा नहीं आ रहा। तो यार चाह कहते हैं कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ना बहुत मजा आ रहा है। तो जिन्हू कहते हैं कि खैर ये सब राइड हमारे जैसे एसरक हंटर के लिए तो भाई कुछ भी नहीं है। और भाई जिन्हू चाह से पूछने लगता है क्या तुम्हें मैं इससे भी अच्छी राइड कराऊं। तो चाह कहते हैं ऑफ कोर्स। तो हम अगले सीन देखते हैं जो जिन्हू और चाह होते हैं वो भाई काइजल पर सवार होकर भाई सनसेट का व्यू देख रहे थे आसमान की बुलंदियों में जाकर। एजेंट चाह को भी सनसेट का व्यू बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो जिन्हू से पूछते हैं कि तुम ऐसा कर सकते थे तो फिर तुम अम्यूजमेंट पार्क गए ही क्यों। तो जिन्हू कहता है कि ना कई साल पुरानी बात है कि मेरे डैड ना इस अम्यूजमेंट पार्क आए हुए थे कि अचानक ना, और उसके बाद ना मेरे डैड ने कभी नहीं दिखाई दिए। तो इसी इंसिडेंट की वजह से ना मुझे इस जगह पर ना एक बार आना था। फिर हम चाह को देखते हैं जो भाई जिन्हू से कहते हैं थैंक यू, और फिर चाह कहते हैं कि मुझे तुम्हें ना थैंक यू कहने का सही से कभी मौका ही नहीं मिला। तुम ना मेरी शुरू से मदद करते हो रहे हो लेकिन मैं एक बार भी तुमसे थैंक यू नहीं कह पाई। तो इसके साथ ये एपिसोड हो जाता है यहीं पे खत्म। अब हम मिलेंगे इसके एपिसोड 2 में।